जीके की आज फलित की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से हम फलित करें, किस प्रकार कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, स्थित है, उसकी दृष्टि कहाँ है, क्या सुफल प्रदान करेगा, क्या नहीं करेगा। इसी प्रकार से किसी भाव का स्वामी कहाँ जाके स्थित हो गया, उसकी नक्षत्र में क्या स्थिति है, नवांश में क्या स्थिति है, उसके आधार पर फलित करने की इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको कौन सा ग्रह उच्च का था, नीच का था, क्या फल दे सकता था, उसकी एक पूर्व की क्लास हो चुकी है। उसको भी अवश्य देखें, जिससे आपको सीखने के लिए पूर्ण लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं उस क्रम में। सबसे पहले हमको प्रथम भाव पर जाना होगा। प्रथम भाव लग्न होता है। लग्न शरीर से संबंधित रूप रंग इनका है। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। कैसा स्वभाव होगा, क्या होगा, उसके बारे में ये जो वहाँ पे ग्रह स्थित है वो उसका बताएंगे कि कैसे क्या मिलेगा आपको। तो सबसे पहले लग्न की जो डिग्री है, यानी कि लग्न का जो उदयमान है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। गुरु उसका स्वामी है। तो यहाँ लग्न पर गुरु का प्रभाव स्थित है, ज़्यादा है। और गुरु यहाँ पे उच्च का होकर स्थित है। शुक्र भी बैठे हैं। शुक्र जरूर शत्रु राशि में है, लेकिन दोनों शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, तो अच्छा प्रभाव देंगे जातक को। अब हम देखें कि गुरु और शुक्र जो बैठे हैं वो कौन से नक्षत्र में है, उनके स्वामी कौन है, तो उनका भी प्रभाव यहाँ पे आएगा। तो गुरु यहाँ पे कर्क राशि में ही स्थित है और पुख्य नक्षत्र में है जो शनि का है। शनि यहाँ से त्रिकोण भाव में यानी नवम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे शनि का भी प्रभाव आएगा, परंतु गुरु का और प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे गुरु पूर्णतया अच्छा फल देने के लिए आतुर है। कैसे? गुरु उच्च के होके बैठे हैं। दूसरा जो लग्न की डिग्री है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, वो भी गुरु का है। और जो गुरु जाके बैठे हैं, जो गुरु जिस नक्षत्र में है वो शनि का है। शनि बृहस्पति की राशि में स्थित है, अतः गुरु का प्रभाव जातक पर पूर्ण होगा। अब इस प्रकार से शुक्र देखें। शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में है और आश्लेषा नक्षत्र बुध का होता है। बुध अपनी ही राशि में स्थित है, अतः बुध का भी प्रभाव लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे लग्न में गुरु, शुक्र, बुध और शनि का प्रभाव पूर्ण रूप से जातक पर पड़ेगा। और इस पे लग्न पर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अतः ये शुद्ध सात्विक परिणाम देंगे। जातक का व्यवहार सकुशल शुभ तब पूर्ण प्रदान करेगा। लेकिन गुरु और शुक्र जो दोनों साथ साथ स्थित है, ये जो युति बना रहे हैं वो थोड़ी सी विरोधाभास की रहेगी, क्योंकि गुरु एक देवताओं के गुरु हैं और शुक्र एक राक्षसों के गुरु हैं। इस वजह से ये थोड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इनसे जो भी करेंगे वो थोड़ा सा वाद विवाद ज़्यादा करेंगे, लेकिन अंत में इन्हीं को लाभ मिलेगा। क्यों? कि यहाँ पे गुरु अच्छा फल देने में उत्सुक है। और फिर यह है, अब आते हैं इसके लग्न का स्वामी कौन है, उस पर चलेंगे। एक तो जो स्थिति थी, ग्रह बैठे हुए थे, उनके आधार पे हम बताए। अब हम इसके स्वामी पे आएंगे, क्योंकि उसका भी प्रभाव आता है। स्वामी गुरु जिस राशि में स्थित है, या जो लग्न जो है कर्क राशि का है, उसका स्वामी चंद्रमा नीच का होके पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव शुभ होता है, त्रिकोण भाव है। अतः चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा है जो अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा का स्वामी शनि है, अतः शनि फिर त्रिकोण भाव में स्थित है। तो शनि का प्रभाव और फिर चंद्रमा का प्रभाव, इस तरह से चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध का प्रभाव, चारों शुभ ग्रह का, और शनि का भी प्रभाव है। शनि गुरु की राशि में स्थित है और गुरु की भी दृष्टि है।
गुरु की चंद्रमा पर भी दृष्टि है। इस प्रकार से शुभता इनके लग्न पे होने से लग्न का प्रभाव अच्छा ही माना जाएगा। शरीर स्वस्थ, इनका व्यक्तित्व अच्छा, गुणों से भरपूर, सुंदर दिखने वाले, सब तरह से अच्छे प्रभावित होंगे। गुरु और शुक्र का प्रभाव ज़्यादा हो रहेगा। फिर आइए द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि है, वहाँ पे कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। तो उसके पश्चात हम चलें कि इसका स्वामी सूर्य जो द्वादश भाव में है वो बुध के साथ बैठा हुआ है, यानी कि बुध आदित्य योग बना रहा है, ये अच्छा है। और सूर्य को देखें, जो है मृगशिरा नक्षत्र में है, वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल तीसरे भाव में है, तो थोड़ा सा पराक्रम तो बढ़ाएगा, लेकिन कुटुंब पे थोड़ा सा मंगल का प्रभाव होने के कारण थोड़ा सा नहीं है। और राहु केतु की वैसे दृष्टियाँ कमी मानते हैं, लेकिन पंचम दृष्टि राहु की द्वितीय भाव पर भी आ रही है। इस प्रकार से देखें तो थोड़ा ये मतलब कुटुंब भाव यानी कि कुटुंब से जातक ज़्यादा दूर रहेगा या थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी। आ जाइए तीसरे भाव पे। तीसरा भाव में कन्या राशि है, वहाँ मंगल विराजमान है, पाप ग्रह है, कारक भी है छोटे भाई बहनों का, कारको भावना से। तो अतः छोटे भाई बहनों से या तो कम विचार मेल खाएंगे या होंगे नहीं, या फिर एक दूसरे से साथ नहीं रह पाके दूर दूर रहेंगे। इस प्रकार से देखिए कि मंगल कन्या राशि में है और चित्रा नक्षत्र में ही है। चित्रा स्वयं का मंगल का ही नक्षत्र है, खुद के नक्षत्र में होने से ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। और अब देखें कि इस पर किसकी दृष्टि है। शनि की दृष्टि होने के कारण तीसरा भाव फिर पुनः पीड़ित हो गया है। अतः इन पे तीसरे भाव से संबंधित इनकी दिक्कतें ही रहेगी। और नवांश में भी देखें, मंगल है ना जो सिंह राशि में है, सिंह राशि में होने के कारण और वहाँ पे चंद्रमा स्थित है और कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो मित्र में ही गए हैं मंगल, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल और बुध में आपस में शत्रुता का भी संबंध होता है, अतः ये इस राशि में बैठ के यहाँ थोड़े से पीड़ित भी हो रहे हैं। फिर आ जाइए चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव में केतु स्थित है, और केतु स्थित है तो उसके द्वादश भाव में मंगल है, तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव थोड़ा सा पीड़ित सा है। अब इसका स्वामी शुक्र है जो गुरु के साथ बैठ गया, जो थोड़ी शुभता प्रदान कर रहा है। यहाँ पे शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, यानी केंद्र का स्वामी है, तो केंद्राधिपति दोष भी लगतेगा। अतः तो यहाँ पे शुक्र थोड़ा सा ज़्यादा सुप्रभाव नहीं दे पाएंगे। अब देखें कि शुक्र किस में है। आश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा का नक्षत्र का स्वामी बुध है, बुध स्वराशि का है, द्वादश भाव में है, तो यानी जातक का विदेश से भी संबंध स्थापित होगा, या तो कार्य क्षेत्र को लेकर या खुद जाके कहीं दूर अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर स्थित हो जाए, रहने लगे। इसी प्रकार से शुक्र नवांश में जो आपके गए हैं मकर राशि में केतु के साथ है, मकर राशि शुक्र के लिए मित्र है। अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें शुक्र का प्रभाव सामान्य रहेगा। इसके पश्चात पंचम भाव में मंगल की राशि है, वहाँ पे चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा जरूर नीच के है, लेकिन गुरु की दृष्टि है, और मंगल जो इसका स्वामी है वो तीसरे भाव में जाके बैठा हुआ है। इस प्रकार से पंचम भाव भी सामान्य का रहेगा। हमने देखा कि मंगल के बारे में पहले भी बात कर चुके हम, वो चित्रा नक्षत्र खुद के नक्षत्र में है और नवांश में अपने मित्र नवांश में, अतः पंचम भाव के सुख प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु कारक है संतान का, भाग्योदय करते रहेंगे। चंद्रमा और गुरु में संबंध भी बन रहे हैं, एक दूसरे को देख मतलब उनके स्वामी को देख रहे हैं, इस प्रकार से ठीक रहेंगे। जातक के संतान होगी, ठीक है, उनके विचारों में कुछ मतभेदता हो सकती है, बाकी ठीक है। आइए अब आप छठे भाव पे आइए। छठे भाव में धनु राशि है, धनु के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति के बारे में हम पूर्व में जिक्र कर चुके, अच्छा है, रिजल्ट मिलेंगे। जातक को यदि कभी लोन लेने की आवश्यकता हुई व्यापार में, रिस्क में, तो अच्छी तरह से प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शत्रु
ज़्यादा प्रबल नहीं रहेंगे क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से इस पे सूर्य और बुध की दृष्टि है, तो और मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है छठे भाव पे। जीवन साथी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है क्योंकि जीवन साथी से ये द्वादश भाव है, तो इस वजह से शारीरिक कष्ट जीवन साथी को हो सकता है। वैसे अन्य प्रकार से शुभता रहेगी। शत्रु बनेंगे लेकिन उनका स्वतः ही नाश होता रहेगा। इसके पश्चात सप्तम भाव पे आए। सप्तम भाव पे कोई ग्रह स्थित नहीं है, लेकिन गुरु और शुक्र की दृष्टि है जो कि अच्छे हैं, शुभ फलदायी हैं। और शनि नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठ गया जाके स्थित, तो अतः जातक का विवाह के पश्चात भाग्योदय है, जीवन साथी अच्छा रहेगा, इनके लिए शुभकारी रहेंगे। अब इसमें देखें गुरु और शुक्र की हम पहले जिक्र कर चुके, शनि का भी हम जिक्र कर चुके। शनि मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में, जो बुध का है, जो बुध आपका द्वादश भाव में है, तो अतः बुध का प्रभाव भी जातक को सप्तम भाव पे पड़ेगा, तो वो अच्छा ही है स्वराशि का होने के कारण। लेकिन यहाँ से छठे होने के कारण थोड़ा सा मानसिक अशांति या उस तरह की नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम समस्याएं दे सकते हैं। अष्टम भाव भी शनि का है, वहाँ कुंभ राशि है, वहाँ पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। पंचम दृष्टि केतु की मान सकते हैं। इसका स्वामी शनि, शनि के बारे में अभी अपन जिक्र कर चुके हैं। यानी कि पैतृक संपत्ति भी जातक को थोड़ी सी मिलेगी, ज़्यादा नहीं प्राप्त होगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। जितनी भी होगी उनके पैतृक के पास वो अवश्य मिलेगी। फिर नवम भाव में आ जाएं। नवम भाव में बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि उच्च का होकर बैठा है, तो जातक का और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि भी है और मंगल की भी दृष्टि है और शनि का है, तो जातक का धर्म के प्रति रुचि आस्था होगी और अपने ससुराल पक्ष का भी सहयोग वो लेगा, जिसमें उसके जीवन साथी के छोटे भाई बहन उनका कुछ सहयोग करेंगे या उनके साथ अटैचमेंट रहेगा। इस प्रकार से हम देखें कि दसम भाव में, दसम भाव कर्म क्षेत्र का है, वहाँ राहु स्थित है, तो अतः कर्म भाव में थोड़ी सी कुछ असुविधाएं रहेगी, कुछ शत्रु या कुछ छोटे लोग उनको परेशान करेंगे। इसी प्रकार से इसका स्वामी मंगल है, मंगल जो आपका बैठा हुआ है तीसरे भाव में और वहाँ से इस खुद की राशि को देख रहा है, अतः मंगल का प्रभाव भी जातक को अच्छा ही फलदायी रहेगा। इसके पश्चात हम आए मंगल के बारे में, पहले हम जिक्र कर चुके, अपने ही नक्षत्र में बैठा है, वहाँ मित्र का है, नवांश में भी। फिर आ जाइए एकादश भाव। एकादश भाव लाभ का होता है, लाभ। और यहाँ पर आपको बता दें, राहु यदि दसम में बैठा है तो विदेश व्यापार भी इनका होगा और उसमें अच्छा लाभ भी होगा। क्यों कि बुध आपके उसमें बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो व्यापार के कारक होते हैं, तो वो भी अच्छा लाभ देंगे व्यापार में विदेश से। और राहु जो है ना केतु के नक्षत्र में है, केतु उनको देख भी आपस में आमने सामने है। राहु के नक्षत्र में केतु है और केतु के नक्षत्र में राहु है, अतः यह संबंध चतुर्थ और दसम का और बन रहा है। लाभ भाव की बात कर रहे थे, लाभ भाव का स्वामी शुक्र इस तरह से आपके फिर लग्न में आ गए, तो लाभ और लग्न का अच्छा संबंध होने के कारण जातक को अच्छा लाभ होता रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा की भी दृष्टि है, चंद्रमा नीच के जरूर है लेकिन उनका प्रभाव होने से, और शनि की भी दृष्टि है, शनि शुक्र का मित्र है, अतः इस भाव को बढ़ाएंगे, भाग्य भाव में भी बढ़ाएंगे और बड़े भाई बहनों का कुछ सहयोग ले सकते हैं। इसके पश्चात द्वादश भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी स्वयं बुध वहाँ पर स्थित है और किसी भी ग्रह की वहाँ दृष्टि नहीं है, सूर्य के साथ है, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, तो जातक का पैसा भी आएगा और खर्चा भी विशेष होगा। इस प्रकार से हम देखें कि नक्षत्र वाइज ज़्यादातर ग्रह शनि, बुध, गुरु इनका प्रभाव है। चंद्रमा और गुरु शनि के नक्षत्र में हैं और आपके शुक्र और शनि बुध के नक्षत्र में हैं और सूर्य और मंगल के नक्षत्र में हैं और बुध गुरु के नक्षत्र में है। तो इस प्रकार से हम देखें कि ज़्यादातर शुभ ग्रहों का प्रभाव
जातक पर भी है और कुछ पाप ग्रहों का, नक्षत्रों का भी प्रभाव आएगा। लेकिन गुरु इस कुंडली में सबसे प्रबल अच्छा है, और यदि जातक के अभी वर्तमान में गुरु की दशा है तो अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। अब एक बार नवांश में स्थिति पे भी नज़र डाल लें कि नवांश में कौन कौन से ग्रह अच्छे हुए हैं, कौन कौन से अशुभ हुए हैं। यहाँ पे बुध वर्गोत्तम हुआ है, तो बुध ज़्यादा बढ़िया हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि गुरु शत्रु राशि में चला गया, लेकिन जो उच्च का था और शत्रु राशि में जाने से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। शुक्र भी अपने मित्र के नवांश में जाने से अच्छा हुआ है। शनि पुनः धनु राशि में गया है, जो बृहस्पति की राशि है, तो शनि भी अच्छा है यहाँ पे। सूर्य अपने मित्र की राशि में गया और त्रिकोण भाव में स्थित है नवांश में, वो भी अच्छा है। मंगल और सूर्य का नवांश में राशि परिवर्तन योग दिखा रहा है, तो ये भी अच्छा है आपका। तो इस प्रकार से मंगल, शनि, सूर्य और शुक्र और बुध, इनकी स्थितियां अच्छी आई है, और चंद्रमा भी मित्र नवांश में है, तो सभी ग्रहों का नवांश में अच्छी स्थिति है। लग्न वर्गोत्तम है, क्योंकि कर्क की लग्न है नवांश का और कर्क की है राशि, तो ये वर्गोत्तम हो गया। इसी प्रकार से बुध वर्गोत्तम है, अतः जातक के सब बढ़िया रहेंगे। जब राहु की दशा रही, कर्क का राहु अच्छे परिणाम देता नवांश में है, और यहाँ पे मेष का राहु भी अच्छे परिणाम देता है। अतः राहु की दशा में भी जातक को अच्छा लाभ हुआ होगा। लेकिन कुछ राहु षड्यंत्रकारी होते हैं, भ्रमित करते हैं, तो जब राहु की दशा रहेगी तो कुछ न कुछ इनके प्रति षड्यंत्र हुआ हो किसी के द्वारा, लेकिन उसमें विजयी इनकी होगी। धन्यवाद। इसके तहत आपने देखा। अब हम तीसरी इसी कुंडली पे जब विचार करेंगे, कौन सी अवस्था में है ग्रह, क्या फल देंगे या नहीं देंगे, कोई नीच के या उच्च के होंगे, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। फिर भी आप इस दो तरह की प्रेडिक्शंस जो बताई है आपको करने की, उस पर आप प्रयास करें। इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। किसका भाव का लगने, इसका संबंध किससे हो रहा है, कौन से भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठ गया, उससे क्या क्या संबंध हो रहे हैं, उनसे अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इसके बारे में आप निर्धारण करें। और जो जो राशि, भाव और ग्रह के कारक तत्व हैं, उनके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। देखते रहिए। और आपको विधिवत क्लास लेनी है तो आप ऑफलाइन क्लासें जयपुर चैप्टर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहले के वीडियोज़ में मेरे नंबर हैं, और फिर भी 9413418358 पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए।